हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों में इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा आउटकम होगा ये एक्ट क्यों आया, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या इस एक्ट ने कुछ मदद की। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस अलॉट। आप एक सिचुएशन एज्यूम करिए कि आप एक बहुत बड़े रजवाड़े के मालिक हैं और आपके यहाँ छोटे छोटे लोग काम करते हैं। कोई चपरासी है, कोई ऑक्सिलरी वर्कर है और वो थोड़ा सा दूर जाके रहते हैं, 200-250 किलोमीटर जाके, और आपको ये भी मालूम है ये और कहीं काम नहीं करते, ठीक। और उन्होंने पैरेलली आप जितनी बड़ी बिल्डिंग बनाने लगे तो आपके मन में सस्पिशन होगा और आपको प्रॉफिट भी नहीं आ रहा है उस काम से, तो आपके मन में एक सस्पिशन आएगा यार ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो है इतना इन लोगों की जेब भर रही है, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। आपके मन में सस्पिशन जागेगा। तो जब सस्पिशन जागेगा तो आप उनको रेगुलेट करोगे। रेगुलेट करने के लिए आप उनके ऊपर एक बाबू बिठा दोगे कि भैया जितना भी लेखा जोखा आए आप इनको बताइए और सीधे डायरेक्ट आप हमको रिपोर्ट करिए, ठीक है। उस बाबू को बोलेंगे COD, यानी कि कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स। अभी केवल सुनिए, सारे बिंदु आपस में कनेक्ट करके आपको मजा आएगा। COD, जब COD आ जाएगा तो वो जो भी चपरासी था वो नफरत करने लगेगा, यार मेरे ऊपर रेगुलेट कर रहे हैं, बताओ इनको यकीन नहीं है। तो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक, हेस्ट से नफरत आप याद कर सकते हैं। फिर जब नफरत होगी तो डेफिनेटली होगी लड़ाई, और जब लड़ाई होगी तो आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक। जब लड़ाई होगी तो आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरी चीज कि आप रेगुलेट उसको कैसे करोगे, आप ये भी बोलोगे कि ये जो तुम बड़े आदमी जो घूस घूस लेके बन रहे हो ना, ये सब बंद कर दो। बड़ा आदमी इंसान कैसे बनेगा, एक नंबर में तो बन नहीं पाएगा, घूस लेगा। तो यानी कि ब्राइब्स और गिफ्ट्स आप नहीं लोगे। अब थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में ये समझते हैं कि ये एक्ट क्यों आया। ये एक्ट इसलिए आया क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी केवल एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ईस्ट में यानी कि इंडिया साइड जो ट्रेड कर रही थी, केवल वही एकलौती कंपनी थी। तो वो उनकी जाके जेब भरते थे, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे जैसे इंप्रूवमेंट्स आए वर्ल्ड में तो इनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा था कम, प्लस वो लोग घूस भी लेते थे, खुद भी जेब में भर के ले जाते थे और बेच लेते थे वहां पे। तो इस कारण से जो पार्लियामेंट्रियंस थे वहां के जो राजनेता थे, उनका भी शेयर होल्डर था इस ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक। तो उन्होंने कहा कि अब हम इसको रेगुलेट करेंगे क्योंकि ये हमारी जेबें नहीं भर रही है, हमको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। सो दिस वॉज द कोर रीजन व्हाई दिस एक्ट केम। अब हम लोग इस एक्ट के प्रोविजंस जानेंगे, ठीक। देखिए स्टोरी तो आपको याद होगी तो बहुत अच्छे से ही आपको समझ में आ जाएगा। एक दो पॉइंट जो एक्स्ट्रा होंगे वो डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए, कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे, ना कोई गिफ्ट लोगे, ना कोई ब्राइब्स लोगे, ठीक। अब प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या होगा कि पता चला जेब में कुछ भर ला, यहां बेच दिया, यहां से जेब में भर के लेगा वहां बेच दिए, तो जो आमदनी होगी वो किसके जाएगी, पर्सनल सर्वेंट के जेब में जाएगी, तो वो चीज नहीं होगी। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपॉइंट किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि सिविल, रेवेन्यू या मिलिट्री अफेयर्स कुछ भी होगा वो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे, ठीक। तो इससे क्या आ रही है, एक अकाउंटेबिलिटी और पारदर्शिता आ रही है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट जो 1774 में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ। ये बताइए कि अगर हम आज कोई निर्णय ले रहे हैं कि हमको एक घर बनाना, तो क्या वो आज ही बन जाएगा, नहीं बनेगा। 1773 में आया था वो प्रोविजन और 1774 में वो बना। नेक्स्ट, गवर्नर को डेजिग्नेशन दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। उसके अधीन हुए दो गवर्नर, कौन कौन, मद्रास और बॉम्बे के। बॉम्बे आप समझ गए, महाराष्ट्र, और मद्रास का मतलब तमिलनाडु एरिया, चेन्नई एरिया। अब देखिए पॉइंट नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है
आप एक प्लस का साइन याद रखिए, प्लस का साइन बहुत पावरफुल साइन है ये। जो सेंटर होगा जीरो यानी ओरिजिन, यहां पे आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रखिए, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, यानी कि ये 4 लोग इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे क्या, एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि क्या हम रियल तौर में अप्लाई कर पाते हैं सोसाइटी में, ठीक है। जैसे जो कैबिनेट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रेजेंट कैबिनेट होती है, कैबिनेट का मतलब प्राइम मिनिस्टर एट इट्स कोर, तो देखिए गवर्नर जनरल एट इट्स कोर, और असिस्टेड बाय मिनिस्टर्स। तो ये जो 4 इसी का ही बिग मैनिफेस्टेशन है जो आज की सोसाइटी में, आज के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो इंडिया में चल रही है वो देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको फिर से मैं समझाता हूं कि गवर्नर जनरल सेंटर में रहेगा और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर से वो असिस्ट करेगा, इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे पढ़ेंगे कि ये एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास में। रीजन बीइंग इसके 3 हैं। देखिए तीनों चीजें पहली बार इस देश के इतिहास में घटी थी। पहली कौन सी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये बताइए, मोदी जी जो है, अगर रिलायंस मान लो ऑस्ट्रेलिया में गवर्न कर रही है, या अडानी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में गवर्न कर रहा है, और मोदी जी उसको रेगुलेट करने लगे, तो ये एक अनोखी घटना होगी। सिमिलरली फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके क्या पॉलिटिकल का मतलब, वो अदर वे में, यानी कि और कंपनीज या अपने जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वहां पे क्या रिलेशन रख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हुआ कि कर्मचारी को हम लोग कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। आई होप इट मेड सेंस। सेकेंड, फर्स्ट स्टेप टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या निर्णय लेगी, क्या सप्लाई करेगी, क्या कच्चा माल लाएगी, और क्या क्या उसमें चेंजेस करने चाहिए वो बेनिफिट करे, या क्या क्या वहां से डिसइन्वेस्टमेंट की जाए कि वो प्रॉफिटेबल हो। यानी कि रेगुलेट एंड कंट्रोल। आप अपने मनमानी नहीं कर सकते। आपका मन कर रहा है हमें यहां से चीनी ले जानी है, चीनी या शुगर ले जानी है, तो आप पहले ले जा सकते थे, लेकिन अब आप पूछोगे अपने पापा से, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसका मतलब रेगुलेट एंड कंट्रोल। पहली बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में इंटरवीन नहीं की थी डायरेक्टली, बट बाय दिस एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि वो बैठे कहीं पे होंगे और पूरा सब कुछ रेगुलेट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर अगर लखनऊ में हैं और आप मद्रास में हो, and he is regulating each and every affair of your home. That means that administration is called centralized. He is not listening to anyone else. Simply he is commanding. That means he laid the foundation of central administration, centralization, British government, 1773. I hope it is clear. अब हम लोग जानेंगे क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काम का था। देखिए, उसको चालू करने से पहले घबरा मत जाया करिए कि वीडियो इतनी लंबी हो रही है, हे भगवान हम कैसे कर पाएंगे। नहीं, आप कर लेंगे, ठीक है। क्या ये हेल्पफुल था? नहीं, ये हेल्पफुल नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि उस एक्ट इटसेल्फ में कुछ लूप होल्स थे। जैसे, क्या ये एक्ट हेल्पफुल था? नहीं। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यानी कि जो बाबू थे, वे ही करप्ट थे, ठीक। जो रिपोर्ट दे रहा है गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सिविल, रेवेन्यू, मिलिट्री अफेयर्स की, वो कौन दे रहे हैं? सीओडी। तो जब ये गलत रिपोर्ट देंगे तो गलत रिपोर्ट जाएगी, ठीक। तो जिस मकसद के लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था वो मकसद हल नहीं हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीओडी से पूछा कि भाई क्या हो रहा है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉल्ड इंक्वायरी टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स। किससे कहा? सीओडी से कहा। सीओडी कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो उन्होंने फिर होशियारी की
उन्होंने फिर घूस दे दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भैया ऐसा करिए, आप चुपचाप बैठिए कुछ साल तक। तो कैसे बैठिए चुपचाप? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्राइब्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कीप क्वाइट फॉर फ्यू ईयर्स। अब एक दिल की बात है, हमारे जो देश में करप्शन चल रहा है, ये हम कह सकते हैं इट इज बीइंग गिवन टू अस इन डीएनए बाय द एक्ट ऑफ 1773। These are my concluding remarks. So, I hope you all enjoyed this 1773 Act और बहुत सी नॉलेज आपको गेन हुई होगी। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।